देखो एमसीएल में जो है जो आपका सिलेबस है उसमें बहुत कुछ नहीं लिखा है नॉन टेक्निकल में। और आपको पता होगा कि इसमें जो है नॉन टेक्निकल का पोर्शन जो है 20% है। समझो अगर 80 आपका क्वेश्चन टेक्निकल से आएगा तो 20 क्वेश्चन इसमें से आना है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो क्या चीज मेंशन किया है, एक तो बोल दिया है सिंपल से जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को बकायदा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। रीजनिंग बोला है और मैथमेटिकल एबिलिटी बोला है। अब मैथमेटिकल एबिलिटी का मतलब वही एप्टीट्यूड की बात हो रही है। अब इसमें एबिलिटी शब्द यूज किया है, मतलब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा हार्ड चीजें तो नहीं पूछनी चाहिए। जैसे कि एनसीएल में जो मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो बहुत आसान से क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा उसमें वो नहीं था। उसमें दिक्कत ये थी कि जो जीके वाला पोर्शन था उसमें एक तरह से बोलना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो है एनसीएल ने एक बोलना चाहिए कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक लगाया जिससे कि स्टूडेंट परेशान हुए। ज्यादातर जो कैंडिडेट है वो परेशान हुए। उसका सिंपल सा रीजन था कि सिलेबस में जो बातें मेंशन की गई थी, वो चाहे वो प्राइज हो, अवार्ड्स हो या बुक्स ऑथर हो, ये सारी चीजें जो बात कही गई थी, डेमोक्रेसी के बारे में बात की गई थी, तो उम्मीद ये रखा जा रहा था कि जो स्टैटिक जीके है उस टाइप से क्वेश्चन सिंपल सिंपल पूछ लेगा करके। लेकिन जो क्वेश्चन उसमें ज्यादातर पूछा गया वो थोड़ा सा करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स के बेस पे जो है जनरल नॉलेज इस तरह से टेस्ट करने की कोशिश की गई और थोड़ा सा डीप चला गया था। कई क्वेश्चन तो ऐसे थे जहां पे वो यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन माना जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो है अब जो लोग एनसीएल का एग्जाम दिए होंगे उनको थोड़ा सा डर बैठ गया होगा उस चीज को लेकर के। अब वहां से आप रेफरेंस लेकर यहाँ पे इस सिलेबस को थोड़ा सा वो नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर मान सकते हो कि लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। और हर एग्जाम में आजकल क्या होता है कि जनरल नॉलेज के नाम पे कुछ भी पूछ सकता है, आप कुछ कंप्लेंट भी नहीं कर सकते इस चीज को लेकर, क्योंकि कहीं पर भी क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि जनरल नॉलेज में क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं, क्या क्या चीज है। जनरल नॉलेज मतलब कुछ भी। ठीक है, कुल मिलाकर कुछ भी, उसके साथ इतने सारे स्कोप हैं कि वो कुछ भी पूछ सकता है क्योंकि उसने मेंशन कर दिया जनरल नॉलेज। अब वो ये मानता है कि ये भी जनरल नॉलेज है, वो भी जनरल नॉलेज है, क्या चीजें हैं वो कहीं पे तो कहीं ना कहीं जो है इस तरह के एग्जाम में एक सिलेबस को ठीक ठीक तरीके से जो है क्लैरिफाई करना चाहिए, जो नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो है लोग परेशान होते हैं। लेकिन ये चीज हर किसी के लिए है, ये किसी एक दो इंसान के लिए, हर कैंडिडेट के लिए ये सेम चीज एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो अगर ये चैलेंज एक इंसान के लिए तो वो दूसरे इंसान के लिए भी है। तो आपका काम ये है कि जितना आप कर सकते हैं जनरल नॉलेज में, क्योंकि दुनिया भर की चीजें हैं उसमें, जो चीज आप कर सकते हो उतना ही करना है आपको। और रही बात जो चीज मेंशन किया गया है उसको थोड़ा सा ध्यान से इसमें देखना है। जैसे पिछले एनसीएल में जनरल साइंस को अलग से मेंशन किया था, लेकिन साइंस में जो क्वेश्चन आया था वो क्या है, एक जो आपका जो पंप वाला जो इंजन था, एक्सट्रैक्ट जो वो था ना, पंप जो बनाया गया था, एक साइंटिस्ट के बारे में पूछा गया। ठीक है, ग्यूरिके के बारे में, ग्यूरिक के बारे में। बाकी चीजें जो है ऐसा कुछ पूछा ही नहीं गया। तो एक चीज ये मान सकते हैं कि जो मेंशन किया गया है उसको आपको ध्यान तो देना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारे चीजों को आप थोड़ा सा ये उसको क्लियरली जो है आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो करंट अफेयर्स इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, तो करंट अफेयर्स की क्लासेस लगेगी। और मैं जो है लास्ट 8-9 महीने के जितना भी करंट अफेयर्स है उनको जो है कवर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप ये मान सकते हो कि जो अप्रैल से लेकर के अभी जो जनवरी है वहां तक का जो है हम लोग करंट अफेयर्स करने की कोशिश करेंगे, जितना हो सकता है। जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारा चीज हम लोग कवर करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ करंट अफेयर्स पूछेगा, हो सकता है एक दो तीन क्वेश्चन पूछ ले उससे, लेकिन बाकी सारी चीजें भी पूछ सकता है। फिर भी हमें जो है चीज ये मेंशन किया, तो करंट अफेयर्स ऐसा चीज है कि आप कहाँ कहाँ तक जाओगे और कितनी चीजें आप कवर करोगे। आपको हर चीज, हर एक चीज कवर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो मोटा मोटी जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं पिछले 8-10 महीने में वो सारा चीज हमें जो है कवर करना है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई कि आपको जो है एक चीज क्लियर है कि ये सिलेबस या कोई भी ऐसा सिलेबस है वो सिर्फ आपके लिए या सिर्फ स्पेशली आपको पर्सनली परेशान करने के लिए नहीं बनाया गया। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ऐसे कुछ भी क्वेश्चन दे रहा है तो क्या करेंगे, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। आप जो है वही पढ़ो जितने आपके पास है, जो चीजें आप पढ़ सकते हो, जितना कर सकते हो, जितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको लगता है। ठीक है, बाकी चीजें तो है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है जनरल नॉलेज में। बात समझ में आ गई? कोई डाउट है?
हिस्ट्री से पूछ सकता है सर, पूछ सकता है यार, कुछ भी पूछ सकता है। हिस्ट्री से भी पूछ सकता है, ज्योग्राफी से भी पूछ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन से भी पूछ सकता है, इकोनॉमिक्स से भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। बिल्कुल, पहले साल का भी पूछ सकता है और नए क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। देखो, एनसीएल में जो 2021 का करंट अफेयर्स बोल रहे हो उसको आप करंट अफेयर्स नहीं मान सकते। कुछ चीजें ऐसा है जो पुराने टाइम में हुआ है या रिसेंटली हुआ है और वो चेंज नहीं हुआ है, तो अब वो इसको जीके का पार्ट मानो, है ना। तो जीके का पार्ट बोल के वो कुछ भी पूछ सकता है। तो एक चीज तो ये है कि आपको करंट अफेयर्स के नाम पे जीके भी पूछ सकता है, जीके के नाम से करंट अफेयर्स भी पूछ सकता है। तो ये एक चीज तो हमेशा ये चैलेंज रहता ही है। मिस्टर एजे, मैथ्स पे ध्यान दो। कौन ध्यान देगा यार, आप ही को ध्यान देना है ना। मैथ्स पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। चलो, तो बात करते हैं हम क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं। तो पहली बात तो हो गई जनरल नॉलेज के लिए, ठीक। आपके ऐप में जितने भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस हैं, अगर आप एनसीएल में भी जुड़े हुए थे और एनसीएल का भी आप लोग यहाँ से पढ़े हो, तो आपको एक चीज मैंने ये चीज सजेस्ट किया था कि जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आप जितना एक ओवरव्यू ले सकते हो वो आपको करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जब आप ऐप में जाओगे माइनिंग ज्ञान के, तो वहां पर कंटेंट वाले सेक्शन में एनसीएल सर्वेयर वाला जो है, वहां पे कंटेंट वाला एक सेक्शन है, वहां पे आपको मिलेगा सेक्शन बी, ठीक है। तो ये चीज पहले भी मैं बताया था जब एनसीएल की जो क्लासेस चल रही थी उसमें। तो सेक्शन बी में कुछ वीडियोस हैं जो आप देख सकते हो, जैसे कि जनरल नॉलेज के अंदर में बहुत सारे वीडियोस हैं, जनरल अवेयरनेस के अंदर में बहुत सारे वीडियोस हैं। तो आपको क्या क्या चीजें जो है इसमें देखना है। एक तो रीजनिंग और वर्बल मेंटल एबिलिटी है, हालांकि इसमें रीजनिंग ही बोला है तो आपको रीजनिंग वाला पोर्शन ज्यादा देखना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आ सकता है क्योंकि मैथ्स बोला है, ठीक है, और क्वांटिटेटिव या मैथ्स एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एबिलिटी बोला है, ठीक है, मैथमेटिकल एबिलिटी बोला है। तो सिंपल सी बात है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। सॉरी। इसके अलावा जो है, एक फोल्डर मैं बना रहा हूं जिसमें जितने भी करंट अफेयर्स का मैं क्लासेस लेने वाला हूं वो सारा चीज इसमें रहेगा। तो आप यहां से करंट अफेयर्स के जितने वीडियोस है उसके बाद में भी देख सकते हो। स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जितने भी वीडियोस अभी बनेंगे उसके स्टडी मटेरियल और पुराने जो चीजें हैं पीडीएफ है वो सारा इसमें आपको मिल जाएगा। हाँ, इस बार मैं सजेस्ट करूंगा, हालांकि हिंदी का कहीं पे भी मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेना यार, बड़ा वो चीज है कि हिंदी का कई बार पूछ दे रहा है, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि इस एग्जाम में हिंदी का पूछेगा, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते, कुछ ना कुछ पढ़ के जाना। और क्या पढ़ के जाना है वो चीजें मैं जो है यहाँ पर आपको बता दूं कि मेन मेन जो चीजें हैं हिंदी का, चाहे वो बेसिकली विलोम शब्द हो या पर्यायवाची हो, तो वो वाली वीडियोस में इसमें रखने वाला हूँ। तो एक बार देख लेना टाइम निकाल के, है ना। किसी दिन देख लेना, थोड़ा सा ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। वैसे भी मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि विलोम शब्द पर्यायवाची ऐसे चीजें हैं जिसको जिसका बेसिक आइडिया बस आप ले सकते हो, बाकी उसको रट्टा नहीं मार सकते, उसमें दुनिया भर की चीजें होती हैं, ठीक है। कुछ कुछ जो है और वीडियोस मैं इसमें डालूंगा जो हिंदी का है, और मैं उसको बीच में आपको सजेस्ट करते चलूंगा। हालांकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि हिंदी का ऐसा चीज है जिसमें पूछेगा नहीं पूछेगा कोई कह नहीं सकता, है ना। अब जो है पूछ दे रहा है, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता था कि हिंदी पूछेगा करके, ठीक। अब इसमें क्या चीजें हैं जनरल नॉलेज के अंदर में, या क्या चीजें आप पढ़ सकते हो। तो इसमें जो है हिस्ट्री का एक पोर्शन मिलेगा, तो हिस्ट्री का वाला सेक्शन एक बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। देन उसके बाद में आपको जियोग्राफी वाला मिल जाएगा, जियोग्राफी के जितने भी वीडियोस हैं वो, और कॉन्स्टिट्यूशन के पोर्शन आपको मिल जाएंगे, और या प्लस इसमें डेमोक्रेसी बोल सकते हो। तो ये सब जनरल नॉलेज का ही पार्ट है, ठीक है। देन उसके बाद में इसमें आपको कल्चर वाला मिल जाएगा, इंडियन कल्चर का जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे आपको, इंडियन कल्चर में क्या क्या चीजें हैं। और देन उसके बाद में जितने भी जनरल अवेयरनेस की चीजें हैं जो मैं इसके पहले एनसीएल के भी पढ़ाया हूँ वो भी आपके लिए उतना ही रिलेवेंट है, तो वो चीजें भी आपको देखना है, चाहे वो बुक्स हो चाहे वो प्राइज हो। देन उसके बाद में आपका जितने भी डेमोक्रेसी का चीज यहाँ पे उसी चीज को जो जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में हम लोगों ने देखा था, डिफेंस की चीजें जो है।
ठीक है, स्पोर्ट्स की चीजें ये सब तो आपको देखना ही है, क्योंकि ये चीजें फिर से आपको पूछेगा ही पूछेगा, जनरल और जनरल नॉलेज वाले सेक्शन में पूछ सकता है ये तमाम चीजें। ठीक है, इसके अलावा जो पीडीएफ्स मैंने शेयर किए थे वो पीडीएफ को भी एक बार देखना, वो भी जरूरी है, वो चीजें भी पूछी जा सकती है। अब रही बात क्या चीजें हैं जो वन लाइनर के तौर पे आप पढ़ सकते हो, तो मैंने एक बुक सजेस्ट किया था आप लोग को कि महेश कुमार बणमाल, इनकी एक वन लाइनर की बुक आती है। तो वन लाइनर जो बुक है वो आप ले सकते हो अगर थोड़ा सा डीप पढ़ना चाहते हो तो। हालांकि हर एक सेक्शन से अभी उतना डीप पढ़ने के लिए आपके पास टाइम भी नहीं है और आप उतनी जरूरत भी है नहीं, क्योंकि मैं पहले बता दूं एनसीएल के जो लेवल था उसके हिसाब से आप एमसीएल को कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे वैसे भी जो है प्रोपोर्शन थोड़ा सा कम है, और ऊपर से यहाँ पे जो पूछेगा वहां ज्यादातर यहाँ चांसेस है कि आपको स्टैटिक जीके ही पूछने वाला है। ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें वो जाएगा कि बोलना चाहिए कि हार्ड जाएगा या बहुत ज्यादा डीप जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो स्टैटिक जीके ही आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा डीप में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी आप चाहो तो महेश कुमार वर्माल की जो वन लाइनर बुक है वो आप ले सकते हो, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। उसमें वन लाइनर जो चीजें हैं हर एक सेक्शन से वो दिया हुआ है, तो एक बेहतर बुक होगा आपके लिए इस टाइप के एग्जाम्स के लिए, और आगे भी आपके एग्जाम में ये काम आ सकता है ये बुक। तो ये बुक अगर मिल जाए, ऑनलाइन भी मिलता है, इंग्लिश में भी मिलता है, हिंदी में भी मिलता है, दोनों टाइप की चीजें हैं इसमें अवेलेबल है, तो ये आपको मिल जाएगा। कुछ चीजें डिटेल में बात की गई है, कुछ चीजें वन लाइनर के तौर पे इसमें दिया गया है। ठीक है, इसमें महेश कुमार बणमाल जीके वन लाइनर करके है, जनरल नॉलेज वन लाइनर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर रीजनिंग वाला सेक्शन। तो रीजनिंग में क्या क्या चीजें हैं जो आपको करना है, और जो मैंने उसमें भी बोला था एनसीएल के लिए भी बोला था, और रीजनिंग में बहुत आसान से क्वेश्चन आए थे, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन तो आया नहीं था। तो ये सारे टॉपिक्स आपको करना ही पड़ेगा। रीजनिंग में कुछ भी उठा के पूछ सकता है, मैथ्स में भी कुछ भी उठा के पूछ सकता है, तो ये सारे टॉपिक आपको करना पड़ेगा। इनइक्वलिटी का देख लेना, 3 वीडियोज इसमें अवेलेबल है, तो तीनों आपको देखना है। देन उसके बाद में सिटिंग अरेंजमेंट भी है, तो सिटिंग अरेंजमेंट भी देख लेना। एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि सिटिंग अरेंजमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें 3 वीडियोज हैं, आप पहला ही वीडियो देखोगे तो आपको बहुत सारा चीज इसमें पता चल जाएगा। बाकी चीजों को मैंने प्रैक्टिस कराया है, तो आप जितना आपके पास टाइम है उसके हिसाब से आपको देखना है। आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, लेकिन देखना जरूरी है आपके पास। ठीक है, उसी तरह से सिलॉक्स के भी यहाँ पे 2 वीडियोज हैं, इसमें सिलॉजिज्म कैसे काम करता है, कैसे इसको सॉल्व करना है, वो सारा चीज जो है ये 2 वीडियो में आपको पता चलेगा। इसके अलावा जो है इस बार एनसीएल में जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया था वो तो सीरीज से था, तो सीरीज वाला सेक्शन आपको नहीं मिस करना है, चाहे वो सिंपल सीरीज हो चाहे नंबर सीरीज के। अलग अलग यहाँ पे 3 वीडियोस बने हैं नंबर सीरीज, मैंने ढेर सारे अलग अलग तरह के नंबर सीरीज इसमें दिया हुआ है। अल्फाबेट्स के भी सीरीज इसमें मैंने करवाया हुआ है। तो ये जो 4-5 वीडियो है सीरीज के, इसको ध्यान से देखना है, ठीक से देखना है, सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं वो सारा चीज इसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पर और भी इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, जैसे कि क्लॉक के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो क्लॉक का भी देखना, बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि क्लॉक के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। क्लॉक के 4 वीडियोस हैं, हालांकि शुरू के 2 वीडियो में ही आपको बहुत सारे चीज पता चल जाएगा। बाद के वीडियो में मैंने थोड़े से हार्ड क्वेश्चन कराने की कोशिश की जो एसएससी बैंकिंग वैंकिंग में पूछता है। ठीक है, कैलेंडर के 2 वीडियोस हैं, तो ये चीज आप देखोगे। डायरेक्शन आपको देखना है, ठीक है, ब्लड रिलेशन देखना है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया था, तो कोडिंग डिकोडिंग तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से देखना है। इसी में कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा पार्ट लेटर कोडिंग करके है, तो लेटर कोडिंग के अलग अलग पैटर्न जो है इसमें दिया हुआ है। इंग्लिश के अल्फाबेट से रिलेटेड बहुत सारे जो है क्वेश्चन इसमें करवाया गया है। लॉजिकल अरेंजमेंट भी इसी से मिलता जुलता टॉपिक है, लॉजिकल अरेंजमेंट में। और देन उसके बाद में एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, और फिगर काउंटिंग है। ठीक है, तो हालांकि फिगर काउंटिंग पूछे ना पूछे जरूरी तो नहीं है, लेकिन देख लेना उसको भी। तो एनालॉजी के कुछ वीडियोस आपको देखना है, क्लासिफिकेशन, फिगर काउंटिंग के 2 वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये तमाम वीडियो जो है आपको देखना है, और ये सब रीजनिंग के सारे पोर्शन को आपको कवर करेगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें है उसको। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि एक क्लास आप लोग को फिर से मैं करवाऊं सीरीज के कुछ पैटर्न, जो मिक्स्ड पैटर्न होते हैं, जिसमें
आपके अल्फा न्यूमेरिकल जो सीरीज होता है, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक जो बोलना चाहिए सीरीज बोल सकते हो, या फिर वो बोल सकते हो कोडिंग डिकोडिंग बोल सकते हो, अल्फा न्यूमेरिक जो कोडिंग होता है वो। तो वो चीज मैं एक क्लास ले लूंगा, तो उससे भी आपको एक तरह से फायदा ही होगा। तो ये सारे टॉपिक्स जो है आपको करने हैं रीजनिंग वाले सेक्शन में, ठीक है। तो रीजनिंग में और कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें सारे टॉपिक करवाया गया है और रिसेंटली ही करवाया गया है, ज्यादा दिन हुआ नहीं है, ये सब लाइव क्लासेस के ही रिकॉर्डेड है। तो ये चीज आपको देखना है। कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरे को क्वेश्चन शेयर कर देना, कुछ चीज फिर से आपको समझना है तो मुझे बता देना, वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई भी चीज समझ नहीं आए तो, हालांकि इसमें हर एक वीडियो में आपको बिल्कुल सिंपल वे में जो है आपको समझाया गया है। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, जो नए जुड़े हैं वो आप एक बार देख लेना। ये सारे वीडियोस में जो है आपके रीजनिंग के सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे शेयर करना, मैं फिर से उसको बता दूंगा, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। और रही बात रीजनिंग की, तो एक क्लास में लेने वाला हूं जिसमें सीरीज वगैरह को मैं फिर से जो है आप लोग को कुछ नए सीरीज, कुछ नए पैटर्न्स को जो है आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो रीजनिंग क्लियर हो गई, जनरल नॉलेज क्लियर हो गया, रीजनिंग क्लियर हो गया। बात करते हैं मैथ्स की। कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? चलो, अगर मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में क्या क्या टॉपिक है जो आपको किसी भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। आप इन किसी कोई भी तरह का एग्जाम दे रहे हो तो इन टॉपिक्स का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। बेसिक आइडिया क्या, आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए, ठीक है। उसमें से जैसे एक टॉपिक है आपका टाइम एंड वर्क का, ठीक है, और पाइप एंड सिस्टम, ये दो चीजें हैं जो इसमें जो है आपको मिल जाएगा इस वाले फोल्डर में। 4 वीडियो है जिसमें से टाइम एंड वर्क का 3 वीडियो है, एक पाइप एंड सिस्टम का है, मिलता जुलता टॉपिक है। तो ये दोनों टॉपिक जो है आपके पास आइडिया होना चाहिए। आप बेसिकली जो है इसमें करना क्या है, आपको ये वीडियोस लाइव क्लासेस की हैं, आपको देखना है। और कोई क्वेश्चन समझ ना आए, अगेन वही बात, आप मुझसे शेयर करोगे, मैं फिर से उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा जो भी है। लेकिन वही बात है, इसमें जितने भी टाइम एंड वर्क का है, मैंने कोशिश किया है कि एक सिंपल ट्रिक के तरीके से जो है आपको सारा क्वेश्चन कराने की कोशिश की गई है, ठीक है। सेम चीज वही है पाइप एंड सिस्टम के लिए भी, आपको सारा चीज जो है एक ही तरह के ट्रिक के थ्रू जो है जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतना कराने की कोशिश की गई है। ज्यादा इसमें अलग अलग तरह का जो है आपको ट्रिक लगने की, ये फॉर्मूला की, इस तरीके की जरूरत है नहीं, सिंपल सिंपल तरीके से है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ऐसा है कि याद रखना, मैथ्स रीजनिंग ये ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आप ये कभी मत मान के चलो कि जो क्वेश्चन आप करके गए हो सेम टू सेम वही क्वेश्चन आएगा, वो कभी नहीं होने वाला, ठीक है। क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न इधर उधर हो सकता है, या थोड़ा सा वैल्यू जो है इधर उधर करेगा, वो तो होगा ही। तो आप ये मान के मत चलो कि यही क्वेश्चन आने वाला है। बस आपको ये है कि जितना ज्यादा आप उसको समझे रहोगे, उन क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस किए रहोगे, उससे मिलता जुलता थोड़ा बहुत इधर उधर करेगा तो आपसे बन जाएगा। और अगर उसके बावजूद नहीं बनेगा तो फिर बड़ा दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं कि आप हर एक क्वेश्चन दुनिया में जितने भी है वो सब आप करके जाओ और सामने वाले के पास नए क्वेश्चन बनेगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपके पास हमेशा नया ही क्वेश्चन आएगा। तो आपको पैटर्न को समझना है, तरीके को समझना है सॉल्व करने का। वही कोशिश की गई है हर एक वीडियो में। जैसे कि यहाँ पर दूसरा टॉपिक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। मैंने एसटीडी वाला जो आप लोग को बताया था, पुराने स्टूडेंट उनको पता होगा, उस एक फॉर्मूला से ही जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश की गई है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो 4 वीडियोस हैं इसके अंदर में, ये चारों वीडियोस आपको देखने ही है, ठीक है। इसी से रिलेटेड ट्रेन का जो एक पूरा पैटर्न होता है, ट्रेन वाला जो क्वेश्चन आता है वो क्या होता है, उसको एक अलग से मैंने वीडियो बना के उसको एक्सप्लेन किया है, तो वो चीज भी आपको देखना है। इसके अलावा है बोट एंड स्ट्रीम, जितने भी बोट एंड स्ट्रीम के 3 वीडियोस है आपको देखने पड़ेंगे, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। देन उसके बाद में मैथ्स का जो टॉपिक है एवरेज, इसके 3 वीडियोस हैं एवरेज के, तीनों को आपको देखना ही है। बाकी रही बात, क्योंकि देखो मैथमेटिकल एबिलिटी बोला है तो सिंपल चीजें भी पूछ सकता है, चाहे वो एलजेब्रा हो, चाहे जियोमेट्री की चीजें हो, ये चीजें भी पूछ सकता है। तो इसको भी देख लेना, थोड़ा फास्ट करके देख लेना, लेकिन देखना है। एलजेब्रा में एबिलिटी बोला है, कई बार ऐसी चीजें पूछ देता है एलजेब्रा की चीजें या जियोमेट्री की चीजें, ठीक है। एज बेस्ड प्रॉब्लम अभी मैंने रिसेंटली एनसीएल के लिए करवाया है, तो ये चीज आपको देखना है। एज बेस्ड प्रॉब्लम में 2 ही वीडियो है, छोटे छोटे, ज्यादा वो नहीं करना है आपको। और इसमें भी सिंपल लॉजिकली जो है आपको एज बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताया गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक वीडियो पहले आपको पुराने वाले वीडियोस देखने हैं, 2 वीडियो अभी मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के करवाए थे।
एनसीएल वाले सेक्शन में। तो ये 3 वीडियो मिलेंगे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में। हालांकि मैं उसको आज जो है इसको ट्रांसफर करके एक ही में डाल दूंगा। वो वीडियो इसके पहले वाला जो एक और टॉपिक है, एक और जो फोल्डर बना हुआ है उसमें है। तो ये 3 वीडियो आपको देखने हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। ठीक है, तो इतना टॉपिक तो हो गया मेजर टॉपिक्स। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपके मैथमेटिकल एबिलिटीज के लिए जरूरी है। जैसे कि इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं बात करूं तो आपको परसेंटेज के बारे में आइडिया होना चाहिए। परसेंटेज इसलिए आइडिया होना चाहिए क्योंकि परसेंटेज के क्वेश्चन आप करोगे तो ये जो लॉजिक है वो बाकी टॉपिक्स को जो है आपको हेल्प करेगा कैलकुलेशन के लिए। तो परसेंटेज आपको करना ही करना है। ये परसेंटेज बाकी जगह काम आती है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस। इसके 3 वीडियो है, प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं छोड़ना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस करना ही है। सिंपल इंटरेस्ट के वीडियोस हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट के, जैसे कि मैंने अभी कहा। तो सिंपल इंटरेस्ट के आप पे 2 वीडियो हैं। ये दोनों वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है, और एक जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो बोल रहा था उसका एक लेक्चर यहाँ पे है, उसको मैं शिफ्ट करके अलग अलग कर दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को एक साथ में। ठीक है, तो ये वीडियोस हो गए। इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। एक वीडियो इसका है। सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम का लगभग 2 घंटे का वीडियो है, तो ये आप देख लेना, जिसमें सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम से रिलेटेड वीडियोस दिए गए हैं। और एक है इसमें इंडिसेस और स्टड वाले। ये तीनों मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये तीनों जो है आपके मैथमेटिकल एबिलिटी को टेस्ट करता है। ये जो सिंपल चीजें हैं, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन हो, नंबर सिस्टम हो, इंडिसेस, स्टड हो या एलसीएम एचसीएफ, आपका बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहां से आपका क्लियर होगा। तो ये चीजें आपको करनी है, और ये सारा चीज है आपका मैथमेटिकल एबिलिटी। तो देखो आपके सिलेबस में मैथमेटिकल एबिलिटी लिखा है, तो हो सकता है यहां से ज्यादा इस बार क्वेश्चन आ जाए, और प्रॉफिट ऑन लॉस और आपके जो कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट है वहां से कम पूछे। तो ये चीजें भी आपको करनी पड़ेगी, और वो चीज अगर आप लोगों ने एनसीएल के टाइम में कर लिया है तो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो अगर नहीं किया हो तो सारे टॉपिक्स को आपको करना ही पड़ेगा, जितना जल्दी हो सके आपको करना है। कोई चीज में डाउट है तो आप मुझसे आप बात कर सकते हो, मुझे आप बता सकते हो, मैं उस चीजों को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इन टॉपिक से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है जो आपको दिक्कत दे रही है तो उन क्वेश्चन को आप शेयर कर देना, उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मैथ्स रीजनिंग का इतना सारा चीज आपको करना है। कोई डाउट है अभी? क्या डाउट है, क्या पूछ रहे हो? किसमें वीडियो मिलेगा? ये वीडियोस आपको जो है माइनिंग ज्ञान ऐप के अंदर में, जैसे कि मैंने बताया ना, एनसीएल वाला जो फोल्डर बना हुआ है उसके अंदर मिलेगा। और सारी चीजें जो है सेक्शन बी करके लिखा हुआ है, हालांकि अब इसमें तो सेक्शन ए हो जाता है, लेकिन वो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है, उसमें सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं, मैथ्स का अलग है, रीजनिंग का अलग है, और जीके का अलग है। करंट अफेयर्स का भी नया फोल्डर बनेगा, तो करंट अफेयर्स का जितना मैं अभी करवाऊंगा वो सारा चीज उसमें रहेगा। आपसे कांटेक्ट कैसे हुआ? सिंपल है यार, मेरा नंबर ग्रुप में है, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सर आप बोल रहे हो कि टाइम कम है, और यहाँ बोल रहे हो कि देखना है, वो भी देखना है। सर क्लास और वीडियोस देखने में ही सबका टाइम जा रहा है। बिल्कुल यार, मैं बोल रहा हूँ कि टाइम कम है। और देखो एग्जाम ऐसा चीज है कि वो कभी भी कहीं से भी आपके सर पे टपक सकता है, तो टाइम तो आपके पास कम है। और उसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ ये भी देखना है, वो भी देखना है। तो इसी को तो एग्जाम बोलते हैं ना। ये नहीं करोगे तो फिर एग्जाम होने का मतलब क्या है? फिर आसानी से आपको पूरा टाइम साल भर का दिया जाएगा, आप अपने हिसाब से कर लोगे। तो आपके लिए चैलेंज है कि टाइम कम है और फिर भी आपको बहुत सारी चीजें करनी है, तो वो तो आपको करना पड़ेगा। इसीलिए तो इसका नाम एग्जाम है, इसीलिए तो इसके डरते हैं लोग।
कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दीजिएगा। उन वीडियोस में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको इतने सारे मिलेंगे यार कि प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी नहीं। अव्वल तो मैंने कोशिश किया है कि आपको अलग से और क्वेश्चन कराने की जरूरत ही ना पड़े, जितने भी हैं उतने क्वेश्चन भी कर लोगे तो बहुत बड़ी बात है। जैसे कि अभी आ, किसी ने कहा ना कि टाइम कम है, तो हाँ, तो जितना टाइम है उतने में आप वो वीडियोस भी अगर देख लिए ना ढंग ढंग से, ठीक ठीक से समझ गए लॉजिक को, आप ये उम्मीद रखो कि आपको कोई नहीं रोक सकता जितना भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो कितना भी हार्ड दे। तो आपको उस चीज के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इतना क्वेश्चन है उतना क्वेश्चन, जितना उसमें कराया गया उतना ही कर लो आप, बहुत ज्यादा है उसमें। करेंट अफेयर्स और वोल कोल इंडस्ट्री बोलना चाहते हो, ठीक है। कोल इंडस्ट्री का आई थिंक देवेंद्र सर आपको कराएंगे, पूरा इंडस्ट्री के बारे में जो भी अवेयरनेस है वो सारा चीज बताएंगे। और करंट अफेयर्स मैं कराने वाला हूँ, सारा करंट अफेयर्स पिछले 8-10 महीने का जितना भी हो सकता है मैक्सिमम, वो सारा चीज मैं कवर कराने वाला हूँ। आपका अलग ग्रुप है? नहीं यार, मेरा कोई अलग ग्रुप नहीं है, वही ग्रुप है जो आप लोग के लिए एमसीएल का ऑफिशियल ग्रुप, जो लोग परचेस किए होंगे कोर्स उनके लिए होगा वो चीज। या जैसा भी है आप लोग आकाश सर से बात कर लेना, अगर ग्रुप में नहीं हो तो आपको वहां से आपके ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस ग्रुप में ही सारा चीज आपको वो भेजा जाएगा, ठीक है। बहुत सारे पीडीएफ जो पुराने स्टूडेंट के पास हैं, शायद नए जो जुड़े होंगे उनके पास नहीं होगा, तो वो पीडीएफ मैं वहीं ग्रुप में ही शेयर करवा दूंगा, तो वो चीज आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। जो ऐसे स्टूडेंट है जो नए जुड़े हुए हैं ना, उनके लिए हो सकता है कई चीजें नहीं हो, तो मैं आपको सिंपली तरीके से एक चीज बता दूं कि जो भी आपका सिलेबस इसमें है, तो सिलेबस तो कुछ खास इसमें डिजाइन किया नहीं गया, सिंपल लिख दिया गया है ये जनरल नॉलेज है, ये मैथ्स रीजनिंग है बस, ठीक है। तो उसमें से आप ये मान के चलो कि जितने वीडियोस मैंने आपको रिकमेंड किए हैं वो सब तमाम वीडियो आपको देखनी है, भले फास्ट फॉरवर्ड करके देखो। लाइव क्लासेस में क्या है, आपको हर दिन जो है उतना टाइम देना ही पड़ेगा। जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो भी लाइव क्लासेस की हैं, और उसमें जो है आपके पास एक सुविधा है कि आप जो चीजें इंपॉर्टेंट जितना भी आप लोग को लग रहा है, कोई चीजें क्या होता है कि कई लोग को आसानी से समझ में आ जाता है, कई चीजें थोड़ा सा देर लगता है, जो चीजें आसानी से समझ आ रही है उसको फास्ट फॉरवर्ड करके आपको देखते जाना है, क्योंकि एग्जाम सामने है ना, तो आपको ऐसे नहीं है कि आपको हर एक दिन इतने इतने घंटे पूरा आपको पढ़ते ही रहना है और उसी चीज में टाइम वेस्ट करना है। आपके पास दुनिया भर की चीजें हैं, आपको 80% जो आपके क्वेश्चन टेक्निकल से आएगा वो भी आप लोग को करने हैं। तो यहाँ पर जितना आप कर सकते हैं वो यही है कि जो वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है उनको देखो, आप उनमें जो है जितना भी हो सकते हैं टाइम स्पेंड करो। और मैं तो डेली आपसे मिलने ही वाला हूँ ना करंट अफेयर्स के टाइम में, तो अगर वहां पे कुछ डाउट है तो आप मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे आप शेयर कर सकते हो कोई क्वेश्चन में। तो मैथ्स रीजनिंग का मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी वीडियो में आपको कोई डाउट होने वाला नहीं है, कोई लॉजिक आपको समझ में नहीं आया ऐसा बात हुआ ही नहीं है। सारी चीजों को मैंने कोशिश किया है कि सिंपल वे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं, और उससे क्वेश्चन ढेर सारे करवाएं ताकि आपको क्वेश्चन की कमी ना हो। तो अगर कोई लगता है कि इसमें और भी क्वेश्चन हमको करना है, अलग बात है, मैं करवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप थक जाओगे उतने करते करते, ठीक है। तो आपको जरूरत है कि आप सारी चीजें करो, लेकिन जल्दी जल्दी करना है आपको, ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज में अटके रहो, क्योंकि इतने सारे चीजें हैं पढ़ने के लिए, इतने सारी चीजें हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, तो आपको हर एक चीज के बारे में आपको आइडिया बस होना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। हाँ यार देखो, अवेयरनेस ऑफ कोल इंडस्ट्रीज बोल रहे हो ना, उसको सर कराएंगे आपको, कोल इंडस्ट्री का जितना भी अवेयरनेस वाला सेक्शन है वो सारा चीज आपको देवेंद्र सर कराने वाले हैं। कब कराने वाले हैं तो मेरे ख्याल से वो कल ही अपडेट कर देंगे यार आपको, कब कराने वाले हैं कैसे कराने वाले हैं। देवेंद्र सर आपको बता देंगे, आई थिंक आज शाम को ही आपको बता देंगे, पता चल जाएगा कब से वो स्टार्ट होने वाला है, और कल परसों से ही स्टार्ट होगा, कल से ही स्टार्ट हो जाएगा सारी चीजें। और मेरा जो क्लास है वो तो आज से ही स्टार्ट होना था, अब हम देखते हैं अभी क्या हो सकता है। हाँ, ओल्ड पीडीएफ सब आपको मिलेगा ही यार, ओल्ड पीडीएफ तो मिलेगा ही, उसके बगैर आप क्या करोगे, तो सारा पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, आप जितने भी पीडीएफ्स हैं। मैंने कोशिश किया है कि देखो जीके का तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक ही पीडीएफ में बहुत सारी चीजें आ जाए, और खास करके एनसीएल में अगर उस तरह के क्वेश्चन नहीं आए हैं तो एमसीएल में जरूर आने वाले हैं, क्योंकि इसमें स्टैटिकली जो है ज्यादा चीजें पूछने वाली है। तो स्टैटिक जीके जो पोर्शन है वो आपके अवेयरनेस में होना ही चाहिए, आपको जानना ही है। तो उससे रिलेटेड कई ढेर सारे जो है पीडीएफ्स हैं, तो वो पीडीएफ मैं शेयर करवा दूंगा। तो वहां से आप हर एक पीडीएफ को थोड़ा सा देख लेना अच्छे से, जैसे फर्स्ट पर्सन के बारे में है, अवार्ड्स के बारे में है, इतने प्राइजेस वगैरह के बारे में है, स्पोर्ट्स का सारा चीज है, और भी ढेर ढेर सारे जो हिस्ट्री ज्योग्राफी से अलग अलग सेक्शन के जो वन लाइनर है वो सारा चीज मैं जो है आपको करवा दूंगा। इसके अलावा मैं वो जो बुक सजेस्ट कर रहा हूँ महेश कुमार बर्माल सर का, वो आप ले सकते हो अगर और आपको डिटेल में पढ़ना है तो। अदरवाइज जो है उतनी जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक्स जीके ज्यादा पूछेगा। तो एक मैंने पीडीएफ
हैंडबुक कभी किया था, हालांकि वो पुराना हैंडबुक है तो उसमें कुछ चीजें अपडेट करानी थी, तो उन टॉपिक्स को मैंने अलग से पीडीएफ बना के दिया हुआ है, तो कुछ चीजें वहां से भी आपको मिल जाएगा। हैंडबुक में हर एक टॉपिक से रिलेटेड सारा बुक हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो वो पीडीएफ भी मैं शेयर करवा दूंगा, तो वहां से ही पढ़ना है। कोई चीज समझ नहीं आया तो मैं हूं वहां पे, आप मुझसे शेयर कर सकते हो। बाकी समझ नहीं आया ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको हर एक चीज जो है सिंपल तरीके से ही एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, करंट अफेयर्स का आज ही होना है यार, अब देखते हैं 15-20 मिनट तो बचा है, चलो स्टार्ट करते हैं यार। और तो कोई डाउट नहीं है सिलेबस से रिलेटेड, इतना तो आप कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे और मैसेज कर देना, मुझसे डिस्कस कर लेना, मैं बता दूंगा। तो ओवरऑल सिलेबस का ये हाल है आपका कि आपको जीके का करना है, जितना भी कर सकते हो सारा वीडियोस आपको देखना है। जैसे कि मैंने बताया, कुछ लोग को डाउट है कि कहां पर मिलेगा वीडियोस, तो सिंपल तरीका है, एनसीएल सर्वेयर लिखा होगा या एनसीएल एमसीएल लिखा होगा, उस वाले टॉपिक में इसका हेडिंग आपको चेंज करवा दिया जाएगा, तो वहां पे जो है आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी करके है। ठीक है, तो यहाँ तो एनसीएल वाला सेक्शन इसलिए सेक्शन बी है, अब एमसीएल वाला सेक्शन है, इसमें सेक्शन ए लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो वहां से आपको सारा चीज सेक्शन बी करके लिखे रहेगा या नॉन टेक्निकल लिखा रहेगा, मैं और अपडेट कर दूंगा। वहां से जो है ये सारे टॉपिक्स आपको जीके वाला मिल जाएगा। ठीक है, सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सारे इसके पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगा, और पीडीएफ को मैं ग्रुप में भी शेयर करवा दूंगा। ठीक है, एक बात हो गई। और जिसमें मैंने बता रहा हूं ना कि जीके में आपको टोटल जो है 50 वीडियो हैं, जो अलग अलग हिस्ट्री ज्योग्राफी इस तरीके के लगभग 50 वीडियोस इसमें हैं। जनरल अवेयरनेस में लगभग 31 वीडियोस है। तो ये दोनों चीजें हैं जो आपका मिलकर के आप जीके बोल सकते हो, पहला जो पोर्शन है समझो वो। उसके बाद में रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो रीजनिंग के 39 वीडियोस हैं और मैथ्स के आपके लगभग 37 हैं। ठीक है, इतने वीडियोस आपको मैथ्स रीजनिंग से रिलेटेड देखने पड़ेंगे, चाहे फास्ट फॉरवर्ड करके देखो या सिंपल वे में देखो, जितना भी उसका स्पीड है उस हिसाब से आपके ऊपर है। ठीक, इसके अलावा हिंदी के 3-4 वीडियोस मैं रिकमेंड करने वाला हूँ, रिस्क नहीं लेना है इसलिए, हालांकि मेरे को अभी भी ऐसा लग रहा है कि हिंदी का क्यों पूछेगा करके, लेकिन देख लेना भाई, रिस्क नहीं लेना है तो। करंट अफेयर्स का जितना भी वीडियोस होगा वो, और बाकी स्टडी मटेरियल का फोल्डर अलग से मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरा पीडीएफ इसमें अवेलेबल होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं और कोशिश करते हैं आज का जो थोड़ा बहुत, तो आज कम से कम क्लासेस हो, ताकि आज से ही शुरू हो जाए करंट अफेयर्स का। ठीक है, और कोई डाउट नहीं है किसी को, स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का। बिल्कुल, पीडीएफ ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, चलो। चलो, तो करंट अफेयर्स में जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग जो है अप्रैल से स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब कि जो 2022 का जो अप्रैल वाला सेक्शन है वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं पहले ही बता दूं कि हम लोग ऐसे इसको नहीं करने वाले कि हर एक चीज का एकदम डिटेल डिटेल आपको पढ़ना है। दुनिया भर की चीजें हो सकती है पिछले एक साल का वो करोगे तो, लेकिन जो आपका हेडलाइन है बोलो, या बोलना चाहिए कि हाईलाइटेड चीज है, उनको जो है आपको करना है, और जितना कर सकते हो। और मैं पहले ही सजेस्ट कर रहा हूं, इसके पीछे ऐसे पागल मत होना कि हर एक चीज के बारे में डिटेल में आपको जानना है, पुराने पुराने चीज को उखाड़ना है, ऐसे नहीं करना है आपको। जो चीजें यहाँ पे है वो अगर दिमाग में आपका रह गया और कहीं से ये क्वेश्चन रिलेट कर जाएगा, तो आप आसानी से जो है इसको बना सकते हो। इसलिए हमें मैक्सिमम चीजें कवर करना है पूरे एक साल का, जितना ज्यादा हो सकता है उतनी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करना है, ताकि कहीं ना कहीं आप रिकॉल कर सको अगर एग्जाम में उससे रिलेटेड कोई भी चीज आ जाए तो। ठीक है, तो हर एक पॉइंट के डिटेल में बात करने लगोगे तो आप लिमिटेड चीजें ही कर पाओगे, 2-4 चीजें ही कर पाओगे। इसलिए ज्यादातर चीजें जो है करंट अफेयर्स के हमें कवर कर लेना है, ताकि आपको अवेयरनेस भी मिले, आपका जीके भी स्ट्रांग हो जाए, और थोड़ा बेसिकली जो है आपको आइडिया मिले कि क्या क्या चीजें हो रही है, हुई है पिछले एक साल में। चलो, किस खेल से संबंधित मिगुएल वैन डैम का निधन हुआ? मिगुएल वैन डैम डाइड रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ठीक है, कौन सा खेल है जिससे मिगुएल वैन डैम की जुड़े हुए थे? ठीक है, तो ये जुड़े हुए थे फुटबॉल से। ठीक है, ये बेल्जियम के जो है प्लेयर हैं, और इन फुटबॉलर हैं समझो, बेल्जियम के, और ये 28 साल की वो थे, मतलब एज में थे, और इनको ल्यूकेमिया हो गया था, जो बीमारी होता है कैंसर का,
तो कैंसर से जो है इनका डेथ हुआ। ठीक है, ये फुटबॉल से जुड़े हुए थे, मैगुएल वैन डैम बेल्जियम के खिलाड़ी हैं। सिर्फ 28 साल की उम्र थी, और एक तरह से बोलना चाहिए कि इस 28 साल की उम्र में, बल्कि ये बोल सकते हैं कि 5 साल पहले से जो है ये कैंसर से ग्रसित थे, और 2016 में इनको पता चला था, और फाइनली जो है जाकर इनका ये हो गया, कैंसर हुआ और इनका डेथ हो गया। ठीक, मैगुएल वैन डैम बेल्जियम के प्लेयर। भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहां हुआ? तो ये पहली बार है जब भारत में जो है मैराथन आयोजन किया गया, और वो भी स्नो मैराथन। ठीक है, वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट स्नो मैराथन हेल्ड? तो याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में जो है इस बार भारत का पहला जो है स्लो मैराथन। अब मैंने बता दिया कि ये जो चीजें हैं वो अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है ना, तो आप उसी के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। अभी रिसेंटली ये चीजें नहीं हुई हैं, ये पिछले अप्रैल की बात है। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वहां पर एक लाहौल वैली है, वहां वहां ये चीज हुआ था। तो ये पहला जो है स्नो मैराथन है, जो बर्फ में मैराथन दौड़ा गया, और उसमें जो है ये आयोजित किया गया हिमाचल प्रदेश, जो लाहौल घाटी के क्षेत्र में सिस्सू करके एक जगह है यहाँ पे, वहां स्टार्ट हुआ था। तो ये भारत में पहली बार है, तो इस तरह की चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना है। भारत में पहला स्लो मैराथन कहां हुआ? तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी सिस्सू क्षेत्र में। ठीक है, अब देखो इसमें बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं कि किसने जीता, किसने कितने टाइम में जो है रेस कंप्लीट किया, इस तरह की तमाम चीजें हैं। और अगर आपको हर एक चीज देखना पड़ेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है पुरुष वर्ग में तो मेल वाला जो सेक्शन है उसमें शाश्वत नाम याद रख सकते हो आप, इन्होंने जीता था। और फीमेल कैटेगरी में तंजिग डोलमा, ये नाम है, तंजिग डोलमा। इन दो लोगों ने जो है ये मैराथन जीता हुआ था लाहौल घाटी सिस्सू में, हिमाचल प्रदेश में, जो भारत का पहला स्नो मैराथन हुआ। उसमें शाश्वत ने पुरुष वर्ग में जीता था। ठीक है, और तंजिंग डोलना में जो है डोलमा, इन्होंने जो है जीता था महिला वर्ग का जो खिताब है वो जीता था। ठीक है, हालांकि ये बाहर की हैं, ये भारत की नहीं थी, ये काजा करके जो जगह है आइलैंड, वहां की है। ठीक है, और शाश्वत जो है कर्नाटक के हैं, भारत के। किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 के रूप में नामित किया गया? ठीक है, तो हु हैज बीन नेम्ड एज द स्टॉकहोम वाटर प्राइज विनर 2022? तो प्रोफेसर वुल्फ्रेड ब्रूटशर्ट, इन्होंने जो है, इनको जो है पुरस्कार जो है नॉमिनेट किया गया। अब ये क्या है कि ये 2000 अप्रैल 2022 के लिए है। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे नामित किया गया करके दिया है। अब इसमें आगे आने वाले जो करंट अफेयर्स में है इसके बारे में डिटेल में आप लोग को बात करने वाला है। फिलहाल यहाँ पे समझ लेना कि ये जो प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटशर्ट हैं, ये स्टॉकहोम जल पुरस्कार के लिए 2022 के लिए जो है इनको नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, अब ये जो जल पुरस्कार है वो बेसिकली भारत पूरे दुनिया में बोलना चाहिए कि इनको नोबेल प्राइज ऑफ वाटर के रूप में जाना जाता है। मैंने इसको इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किया गया है कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज को बोला जाता है नोबेल प्राइज ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है कि ये जो वुल्फ्रेड ब्रूटशर्ट है, ये अमेरिका के जो एक आई थिंक इंजीनियरिंग वाला जो सेक्शन है उसके प्रोफेसर हैं, अमेरिका के किसी यूनिवर्सिटी में, कार्नेल यूनिवर्सिटी आई थिंक। तो वहां पर जो है इनको नॉमिनेट किया गया है नोबेल प्राइज ऑफ वाटर, जिसको हम स्टॉकहोम वाटर प्राइज कहा जाता है। ठीक है, तो इनको जो है नॉमिनेट किया गया और फाइनली उनको मिला भी अवार्ड। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये इनको जो है 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया। अब नॉमिनेट किया गया बोले या इसको मिला बोले, दोनों के लिए आंसर सेम रहने वाला है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज को क्या बोला जाता है? नोबेल प्राइज ऑफ वाटर कहा जाता है। जो 2022 के लिए जो चीज किसको मिला? प्रोफेसर वुल्फ्रेड ब्रूटशर्ट को। ये अमेरिका के प्रोफेसर हैं। किस राज्य के पूर्व सीएम बीबी गुरुंग का निधन हुआ? अब याद रखना है कि ये जो सिक्किम राज्य है वहां के ये पूर्व सीएम थे, फार्मर जो है सीएम थे बीबी गुरुंग। इनका जो है निधन हुआ
मई के आसपास में इनका जो है नहीं सॉरी अप्रैल के आसपास में जो है इनका निधन हुआ। और ये जो है बोला जाता है कि सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री थे। इनका पूरा नाम था भीम बहादुर गुरुंग। ठीक है। तो ये सिक्किम के थर्ड सीएम थे, थर्ड नंबर के सीएम थे। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे दिया गया? अब ये जो है नेशनल वाटर अवार्ड है 2022 का। इसके लिए जो है आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश को जो है दिया गया वह सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में। अगर स्टेट वाइज अगर इसमें जो सबसे बेस्ट या सबसे जो है बोलना चाहिए बेस्ट स्टेट का अवार्ड जिसको मिला उसका नाम है उत्तर प्रदेश राज्य को जो है ये अवार्ड मिला। याद रखना है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में इस कैटेगरी में बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में किसको अवार्ड मिला? नेशनल वाटर अवार्ड 2022 उत्तर प्रदेश को मिला। ठीक है। इसमें एक चीज ये भी याद रख सकते हो जो सेकंड नंबर है उसमें राजस्थान था और जो थर्ड नंबर है उसमें जो है तमिलनाडु। तो ये टॉप थ्री जो है स्टेट हैं जो कि जिनको सर्वश्रेष्ठ स्टेट की श्रेणी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार से नवाजा गया 2022 को। उत्तर प्रदेश फर्स्ट, सेकंड राजस्थान और थर्ड जो है तमिलनाडु। किस न्यायाधीश ने फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? विच जज लॉन्च्ड अ सॉफ्टवेयर नेम फास्टर? तो याद रखना है कि उस टाइम का बात है, ये 2022 के अप्रैल की बात है। एन वी रमन्ना ये भारत के सीजेआई थे उस टाइम में। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अप्रैल की बात है, अप्रैल 2022 की। तो याद रखना है इन्होंने जो है एक बोलना चाहिए एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जिसका नाम है फास्टर। फास्टर का फुल फॉर्म भी हो सकता है पूछ दे, तो याद रखना है इसको बोला जाता है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स। ये फास्टर का फुल फॉर्म है। ठीक है। तो इस नाम का जो है सॉफ्टवेयर लॉन्च किया किसने? भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन। आप इसको तत्कालीन बोल सकते हो क्योंकि उस टाइम में कौन थे? अप्रैल 2022 में एन वी रमन्ना भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है। अब ये बेसिकली है क्या चीज? फास्टर जो है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है कह सकते हो आप, जो कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक बोलना चाहिए सिक्योर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चैनल की तरह जो है वहां पे काम करने वाले हैं, जिसमें जो है जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको कोई ऑर्डर देना है, कोई स्टे ऑर्डर लगाना है या कोई जमानत से रिलेटेड कोई आदेश देना है, उन सब चीज को लेकर के एक सिक्योर चैनल बनाने का काम किया गया है, जो कि जहां तक पहुंचना चाहिए जिसके पास पहुंचना चाहिए उस हिसाब से जो है सिक्योरिटी के साथ में वो ऑर्डर वो चीजें जो है सीक्रेटली पहुंचे। ऐसा नहीं है कि उसको एकदम से कोई हर इंसान की तक पहुंच जाएगा। एक तरह का सिक्योर चैनल बनाया गया है जो अलग अलग अधिकारियों को उस चैनल से जोड़ने का काम करता है। ठीक है। तो एक सॉफ्टवेयर है फास्टर। किसने इसको लॉन्च किया? एन वी रमन्ना। अभी ध्यान रखना है कि भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका नाम है वर्तमान जो सीजीआई है भारत के वो 50th नंबर के 50वें नंबर के जो सीजीआई है वर्तमान में, उनका भी नाम याद रख लेना। उनका नाम है धनंजय वाई चंद्रचूड़। ठीक है। डी वाई चंद्रचूड़ के नाम से शॉर्टकट में इनका नाम जाना जाता है। धनंजय वाई चंद्रचूड़ सीजीआई ऑफ इंडिया वर्तमान में यही है 50वें नंबर के जो है भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये है। ठीक है। और ये आई थिंक नवंबर 2022 से हैं और नवंबर 2022 तक जो है कौन थे? एन वी रमन्ना थे। तो उस टाइम में जो है फास्टर का लॉन्च इन्होंने किया है। जल पुरस्कार होता क्या है? देखो यार, जल पुरस्कार क्या है बेसिकली जो है
वाटर रिसोर्सेस को लेकर के एक तरह का बोलना चाहिए अप्रिसिएट करने के लिए एक पुरस्कार लाया गया। और इसमें आप बोल सकते हो कि इसमें जो यूनाइटेड नेशन के और जितने भी जलवायु से काम करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका एक तरह का बोलना चाहिए अवार्ड है। और खास करके इसमें किसी भी एरिया में खास करके बेहतर जल संयोजन और जो है इरिगेशन को लेकर के, जल संचयन को लेकर के और वाटर रिसोर्सेस को सिक्योर करने के लिए जो काम किए गए हैं उसके क्षेत्र में जो है ये दिया जाता है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, बेहतर काम करने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सब्जी उत्पादक सूची में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? कौन सा ऐसा राज्य है जो कि सब्जी जगाने में बोलना चाहिए या वेजिटेबल प्रोड्यूस करने में जो है नंबर 1 पे रहा? विच स्टेट ऑफ इंडिया टॉप्ड द लिस्ट ऑफ वेजिटेबल प्रोड्यूसर्स? तो इसमें भी अगेन आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश को ही याद रखना है। जैसे जल पुरस्कार में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा? उत्तर प्रदेश। तो इस कैटेगरी में भी आपको याद रखना है, सब्जी या वेजिटेबल प्रोड्यूसर्स में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे रहा। ठीक है, ये जो आप बोल सकते हो कि ये 2000 जो 21-22 के सेशन हुआ, या बोलना चाहिए 2021 से 2022 का जो फिस्कल ईयर हुआ उसके बेस पे है। इसमें बोल सकते हो आप कि लगभग 10 लाख टन इतनी सब्जी जो है उत्पादित किया गया, प्रोड्यूस किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, और फर्स्ट रैंक पे रही। इसके अलावा आप सेकंड रैंक में याद रख सकते हो, सेकंड रैंक में पश्चिम बंगाल ने जो है सेकंड रैंक हासिल किया। और तीसरे स्थान पर जो इसमें बोलना चाहिए कि हम्म ठीक है, हालांकि इसमें दो रैंक तक याद रखोगे वो उतना बेहतर है आपके लिए। बहुत ज्यादा इसमें याद रखने की जरूरत है। फर्स्ट और सेकंड जो है पूछता है जनरली, तो मैं बहुत ज्यादा डेटा आप लोग को नहीं देना चाहता। उसका रीजन ये है कि आपके पास ढेर सारा अभी डेटा आने वाला है, तो कितना आप याद रखोगे? तो कम से कम दो आपको याद रखना है। फर्स्ट रैंक में रहा उत्तर प्रदेश और सेकंड में रहा वेस्ट बंगाल। बहुत ज्यादा चीजें आपको वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां तक तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा उत्तर प्रदेश का वो क्या है, कैपिटल क्या है? लखनऊ ना? इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ है। अभी कौन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ। फेमस नाम है, सबको पता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, जो पूर्व में गुजरात की मुख्यमंत्री रही, वो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और राजधानी है लखनऊ, ये सबको पता है। और चीफ मिनिस्टर के बारे में भी सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने विनय समरस्य पहल शुरू की? कौन सा ऐसा राज्य है विच स्टेट लॉन्च द विनय समरस्य इनिशिएटिव? तो इसका आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका ने जो है अभी रिसेंटली जो है, रिसेंटली नहीं बोलना चाहिए यार, अब देखो पुरानी चीजें पढ़ रहे हैं तो उस तरह से ध्यान रखना है। अप्रैल 2022 के आसपास में ये किस राज्य ने विनय समरस्य पहल शुरू की? तो कर्नाटका ने जो है ये शुरू किया। बेसिकली विनय समरस्य जो पहल है या इनिशिएटिव है वो है क्या? यहाँ पर जो ग्राम पंचायत होते हैं ना, उसमें जितना भी कास्टिसिज्म है बोलना चाहिए, या कास्टिस्ट जो चीजें होती है वहां पर, उसके खिलाफ एक अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है इसको किया गया है। या इसको ये बोल सकते हो, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बोले, विनय समरस्य क्या है? तो जातिवाद के खिलाफ, या इसको हम बोलते हैं जाति पूर्वाग्रह, इसके खिलाफ जो है एक अवेयरनेस है ये। ठीक है, तो ये किसके द्वारा चलाया गया? कर्नाटका के द्वारा जो है ये चीज चलाया गया। ठीक है, अब ये कब चलाया गया? तो याद रखना है कि ये शुरू कब किया गया। तो ये शुरू हुआ है 14 अप्रैल 2022 से। 14 अप्रैल को क्या होता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है इस दिन वो होता है, एनिवर्सरी होता है, बर्थ एनिवर्सरी होता है। ठीक है, चलो 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा?
तो अगेन वहां पे हम चले जाते हैं। अब मेजबानी हो चुका है, और लेकिन फिलहाल जो है इसमें एक चीज बताने की कोशिश की गई है कि मेजबानी किसके द्वारा किया गया। ठीक है, पुराना चीज है इसलिए कौन करेगा बोल रहा है, अब किया गया टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखना है, क्योंकि ये अप्रैल में ही ये चैंपियनशिप हो चुका है। तो मेघालय है जिसने जो है राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप, नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का मेजबानी या होस्टिंग किया। ये कौन सा नंबर का था? 83rd नंबर का था। ठीक है, तो मेघालय के द्वारा जो है इसका मेजबानी किया गया। ये जो आयोजन हुआ है ये 18 से 25 अप्रैल 2022 में हुआ। ठीक है, और ये कहां हुआ? तो मेघालय में शिलांग में हुआ। महाराष्ट्र राज्य का कौन सा जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान बना? अब ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, न्यूज में बड़ा ये रहा है उस टाइम में, और कई न्यूज में ये चीज दिखाया गया। महाराष्ट्र राज्य का कौन सा ऐसा जिला है जो दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान रहा? तो चंद्रपुर जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वो जो है दुनिया का सबसे तीसरा जो है गर्म स्थान के रूप में जो है इसको घोषित किया गया है। ठीक है, यहाँ का जो है बोल सकते हो कि एक वेबसाइट है एल डोराडो। ये एक तरह से बोलना चाहिए कि ये मौसम वाला जो वेबसाइट है वो वेबसाइट है ये। तो डोराडो, एल डोराडो जो वेबसाइट है इसके द्वारा जो है डिक्लेयर किया गया। ठीक है, इस वेबसाइट के द्वारा। और इसमें जो है चंद्रपुर को जो है दुनिया का जो है तीसरा सबसे गर्म जो है हॉटेस्ट प्लेस बोल सकते हो, थर्ड हॉटेस्ट प्लेस बोल सकते हो पूरी दुनिया में। ठीक है, और इसका टेम्परेचर के बारे में भी बात किया गया है कि इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया वो 43.2 डिग्री सेल्सियस जो है इसका रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? कितना टाइम हो गया यार? चलो आज के लिए इतना ही। आगे की जो क्वेश्चन है हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज आप लोग को बेसिकली बेसिक आइडिया आप लोग को देना था सिलेबस से रिलेटेड, और ये कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया। तो इन क्वेश्चन को आपको अपने कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें ध्यान में रखना है। मैं पीडीएफ इसका प्रोवाइड करता चलूंगा ताकि आप एक बार और देख लो इन क्वेश्चन को। और इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा जो चीजें बता रहा हूँ वो बहुत ज्यादा आपको नहीं करना है। मैं जितना कम हो सके उतना ही रखना चाहता हूँ ताकि जो मेन हेड हाईलाइटेड चीजें हैं वो आपके ध्यान में रहे। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और उसमें हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। हाँ यार देखो, टेम्परेचर का उसको भारत का आइडिया नहीं है ना, इसलिए उसको पता है। अगर उसने ठीक से स्टडी किया होता तो भारत में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे इतने सारे मतलब लेकिन वो क्या होता है ना कि एक एवरेज टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि एवरेज टेम्परेचर और भी ज्यादा चला सॉरी, जो रिकॉर्डेड टेम्परेचर है वो कई बार अलग ज्यादा चला जाता है। तो ये जो बात हो रही है वो एवरेज टेम्परेचर है, मतलब चंद्रपुर में आप मान के चलो कि 43.2 डिग्री सेल्सियस एवरेज रहता है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको रिकॉर्ड किया गया है। बहरहाल हाँ यार, पीडीएफ में इसका शेयर कर दूंगा आप लोग को। जो सिलेबस का मैंने डिस्कस किया वो सारा चीज भी जो है आप लोग को कर दूंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।